बेटा बैठकर सुकून से नाश्ता कर लो। फिरदौस चच्ची ने इसको खड़े होकर जूस पीते देखकर वो टोका। नहीं चच्ची, मुझे देर हो रही है, आधे घंटे बाद मीटिंग है और मैं अभी तक यहीं हूँ। इसने जूस का गिलास रखकर अचलत में कप उठाया, चाय का घूंट लिया और खौलती हुई चाय का पहला घूंट ही इसकी जबान चला गया। वो कप भी वापस रखती तारा को आवाज़ें देने लगी। यार तारा, ले भी आओ बैग, किधर चली गई हो? ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा, चाचू को तंग मत करना। आज मुझे देर हो रही है, कल से मैं खुद तुम्हें छोड़ दिया करूँगी, पक्का प्रॉमिस। पलट कर मुँह फुलाए बैठी हरीम का गाल थपथपाती तारा से बैग लेने लगी। जी ज़रा रुमैसा को तो बुला दो, कब से तैयार हो रही है, इसने तारा से कहा तो वो वापस ऊपर चली गई। रुमैसा ने रात ही से कहा था कि वो भी इसके साथ जाएगी, क्योंकि इसने बेबे के सामने बात की थी। तो जब रोशानी ने डांट-मटोल से काम लेना चाहा तो उन्होंने सख्ती से कहा कि वो इसे ले जाए। कौन-सा इसका बिल आ जाना है तो इसे मानते ही बनी। ये तू क्या पहन कर जा रही है? बेबे ने इसको जीन्स और शर्ट में देखा, कड़े तेवरों से घूरा। बेबे नहीं प्लीज़, मुझे बहुत देर हो रही है, फिर कभी। वो इनका ख़राब होता मूड देखकर जल्दी से बोली, ना मैं कौन सा तुझे रोक रही हूँ, मगर ये क्या तरीका है? उफ़ बेबे, मशीनरी के सिलसिले में मेरी फ़ॉरेन क्लाइंट मतलब बाहर के किसी बंदे के साथ मीटिंग है, वरना आप तो मेरी ये ड्रेसिंग छुड़वा ही चुकी हैं। इसने बेज़ारी से कहा और रुमैसा को आवाज़ें देने लगी। मुझे एक बात बताइए, जो बाहर का बंदा है वो क्या यहाँ का पहनावा लेकर आएगा? नहीं ना, तो फिर तू क्यों अपना रहन-सहन बदल रही है? वो बाहर से आएगा तो उसूलन इसी इधर का लिबास पहनना चाहिए, मगर तू इनके लिबास पहनकर जा रही है। प्लीज़ बेबे, मैं नहीं जानती, प्लीज़ चल जाके बदल कर आ, तमाशा बना रखा है हर वक़्त की मनमानी। उन्होंने सख्ती से कहा। आज अगर मेरे माँ-बाप ज़िंदा होते तो कभी ना रोकते मुझे। इसने इनको इमोशनल करना चाहा। अगर होते तो देखी जाती, मगर वो अब नहीं है, इसलिए जा, जितना कहा इतना कर। कोई बात नहीं बेबे, जाने देना। क्या हो गया, ठीक तो लग रही है, नाश्ते की मेज़ पर बैठते हुए ख़ज़ान ने कहा, जिस पर इन दोनों ने दादी-पोती ने बेवक़्त मुड़कर इसे देखा। ना तेरा क्या मतलब है? हैं? मैं इसे ऐसे ही जाने दूँगी? गाँव के लोग देखकर क्या कहेंगे? बेबे ने अपनी तोपों का रुख इसकी तरफ किया। इनका ध्यान ख़ज़ान की तरफ होते देखकर वो पल में गायब हुई। ये कहेंगे कि आपकी पोती कितनी क्यूट है। इसको तेज़ी से दरवाज़े से बाहर निकलता देखकर वो मुस्कुराया। तेरे से तो बाद में निपटूँगी, पहले इसे किसी खाते का लगा लेने दे। है ये किधर गई? वो इसको फिर कभी पर छोड़ते हुए इसकी तरफ पलटी, मगर इसको ना पाकर इनका मुँह खुला। अभी वो इसे देख ही रही थी कि तेज़-तेज़ कदमों से रुमैसा आती दिखाई दी। उसे देखकर इनका खुला मुँह ज़मीं मज़ीद खुला। वो भी जीन्स और हाफ़ बाजू वाली टी-शर्ट में मलबूस बड़ी शान से आ रही थी। ज़रा वापस आओ दोनों, तुम्हारी हड्डियों को लॉन में लगाती हूँ। उन्होंने रुमैसा को शोले बरसाती निगाहों से देखा। अल्लाह हाफ़िज़ एवरीवन। वो इनके तेवर देखते हुए फ़ौरन वहाँ से खिसकी। ये सब तेरी वज़ह से हुआ है। उन्होंने नाराज़गी से इसे देखा और वो कंधे उचकाकर नाश्ता करने में मशगूल हो गया। वो दोनों घर वापस आए तो असर की अज़ानें हो रही थी। उल्फ़त बेगम अपने कमरे में थी। रुमैसा 2-3 दिन शॉपिंग बैग्स लिए इनके कमरे में दाखिल हुई। वो अलमारी में कपड़े रख रही थी कि रुमैसा ने बैग्स बेड पे रखते हुए ने पुकारा, मम्मा इधर आएँ, मैं आपको कुछ दिखाऊँ। क्या लाई हो? एक तो तुम्हारी शॉपिंग पूरी नहीं होती। वो कहते हुए इसके पास आए। बिल्कुल भी नहीं, आज मैंने ज़रा भी शॉपिंग नहीं की। ये सब तो मैं रोशी के बुटीक से लाई हूँ। वो कपड़े निकाल कर इन्हें फैलाकर दिखाने लगी। ये इतने सारे? उन्होंने 3-4 ड्रेसेस देकर हैरत से पूछा। हाँ, इसने अपनी सेक्रेटरी से कहा कि मुझे पूरा बुटीक दिखा दे, तो जो-जो मुझे अच्छा लगा मैंने उठा लिया। इसने आप से अंदाज़ में कहा, तो इसने कुछ नहीं कहा? उन्होंने बेसाख्ता पूछा। नहीं, बिल्कुल कह रही, बल्कि कह रही थी कि रमशा भी जब आती है तो ऐसे ही बुटीक खाली करने की कोशिश करती है। तुमने तो अभी हाथ हल्का रखा है। इसने मुस्कुराते हुए बताया। आपको पता है मुझे और भी एक मैक्सी पसंद आई थी, मगर वो ऑर्डर पे थी, तो रोशी ने कहा कि वो मेरे लिए वैसी कुछ दिन तक बनवा देगी। वैसे एक बात है मम्मा, कलेक्शन कमाल की है। मुझे तो सारे पसंद आए हैं, समझ ही नहीं आती कि क्या चूज़ करूँ। वो कपड़े दोबारा से तय करके रखते हुए बोली, अच्छा मम्मा एक बात तो बताइए। वो सब समेट कर एक तरफ रखते हुए इनकी तरफ मुतवज्जा हुई। इसे गज़ान ने सुबह ही कहा था कि वो गुल्फ़ा बेगम से बात करें। आपको रोशी से यही मसला था ना कि वो अनएजुकेटेड है और पता नहीं कैसी होगी, तो अब तो आप जान गए हैं, तो अब क्या ख़्याल है? क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने इसकी बात पर तीखे लहजे में पूछा। नहीं, अब देखें ना, वो हम सब की सोच के बरअक्स है, पढ़ी-लिखी है, इंडिपेंडेंट है, अपनी बुटीक और फ़ॉर्म है, सोबर डिसेंसी है, तो मुझे लगता है आपको अपना फ़ैसला बदल लेना चाहिए। इसने डरते-डरते इन्हें देखा जो इसे घूर रही थी। अब तुम मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं? उन्होंने सख्ती से कहा। मम्मा वो भाई की ख्वाहिश भी है, आप देख नहीं रही भाई कितना खुश है, हर वक़्त इसके साथ इसके आगे-पीछे रहते हैं, मुझे लगता है वो इन्हें पसंद करने लगे हैं। आप ऐसा तो ना करें, वो अच्छी लड़की है।
तुम लोगों को क्या लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मुझे नहीं समझ आ रहा कि तुम बहन-भाई बहुत पहले से यहाँ राब्ते में हो? ख़ज़ान पहले से इस लड़की को जानता है और मुझे तो अब ये भी लगने लगा है कि वो इससे राब्ते में भी था। मगर एक बात मेरी याद रखना तुम ऐसा मेरी तरफ से अभी भी वही है ना है। ये लड़की किसी भी सूरत में मुझे अपने घर गँवारा नहीं, चाहे ये सोने की क्यों ना बनकर आ जाए। नहीं मम्मा आप गलत समझ रही हैं, भाई और रोशाना का राब्ता नहीं था। वो जल्दी से बोल उठी, शट अप मेरी माँ बनने की ज़रूरत नहीं है, जाओ यहाँ से। मम्मा प्लीज़ इसने इल्तिजाई अंदाज़ में कहा। आई सेड गेट आउट वो चिल्लाई। इनका हद से ज़्यादा बिगड़ता मुँह देखकर मेहसा ने उठने में आफ़ियत जानी। बाहर आकर इसने रेलिंग से नीचे झाँका तो ख़ज़ान बेचैनी से हॉल में टहलते ऊपर की तरफ देख रहा था। इसने हाथ से ही से इसे इनके इनकार का इशारा किया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो बेबसी से उल्फत बेगम के बंद कमरे को देखकर रह गया। स्टडी कैसी जा रही है? इसने हरीम के बालों में तेल लगाते हुए पूछा। बेबे बैठी रात के खाने के लिए सब्जी बना रही थी। तारा ऊपर कमरे में कपड़े इस्त्री कर रही थी तो बेबे ने इसे कहा जो भी पकाना है मुझे दे जाए मैं कर देती हूँ। पास ही गजान आंखों पे बाजू रखे सोफे पे आड़ा तिरछा लेटा हुआ था। इसको यूं खामोश और संजीदा देखा रोशाने को हैरत हुई। पूछ तो किसी सूरत नहीं सकती थी इसलिए खामोशी से बैठी रही। अलबत्ता गाय बागा इस पर निगाह डाल लेती। बहुत अच्छी और आपको पता है मुझे रोज़ गुड मिलती है। इसने फ़ख्र से बताया, इसका मतलब है तुम काम अच्छे से नहीं करती। लोग गुड तो मिलती है, अब और कैसे अच्छा करूँ भला? इसने गर्दन ज़रा-सी मोड़कर इसे देखते हुए पूछा। इससे भी अच्छा हो सकता है जिस पर टीचर स्टार देते हैं। इसने इसके बालों में कंघी करते हुए कहा। वो कैसे स्टार्स का सुनकर इसने दिलचस्पी से पूछा। जो बच्चे साफ-सुथरी लिखाई के साथ काम करते हैं, अपना सबक अच्छे से याद करते हैं, खुद भी साफ-सुथरे और वक़्त के पाबंद होते हैं, इनको स्टार मिलता है। इसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा, बस कर बेबी पहले इसे नकी-झकी जई को स्कूल में दाखिल करा दिया, अब इस पर और बोझ मत डाल, पढ़ ले की बड़ी उम्र पड़ी है। बेबे ने इसको उकसाते देखकर ठोका, अब अगर नहीं समझेगी तो बड़ी होकर चीज़ों को संजीदगी से नहीं लेगी। कंपटीशन का ज़माना है, बच्चे को शुरू से चीज़ों के बारे में बता देना चाहिए वरना आगे नहीं बढ़ पाएँगे। रहने दे तू, इतना पढ़कर तूने कौन-सी दुनिया फ़तह कर ली है जो ये रह गई है? कल को इसने भी कपड़े ही बेचने हैं, वो अनपढ़ लड़कियाँ भी बेच लेती हैं, तू कौन-सा तेज मारती है? बेबे ने पल भर में इज़्ज़त दो कौड़ी करके रख दी थी, इसने खामोश होना ही बेहतर समझा। हरीम के बालों में कंघी करके इसने हेयर बैंड लगाकर चीज़ें समेट कर इसे कमरे में रखने के लिए भेजा और पास पड़े डस्टर से हाथ पोंछकर मोबाइल में मसरूफ़ हो गई। मज़ीद 10-15 मिनट गुज़रे तो इसने इसे इसी पोज़ीशन में लेटे पाया। अब की बार से कुछ तशरीफ़ हुई। इतनी देर देर खामोश रहने वालों में से तो नहीं था वो। इसने बेबे की तरफ देखा जो सब्ज़ी का बाउल और छिलके एक तरफ करते हुए टाँगें फैलाकर सीधी होकर बैठ रही थी। इस पर नज़र पड़ी तो इसने इशारे से इनकी तरफ तवज्जो और इसकी तरफ दिलाई और हाथ से पूछा क्या हुआ है? जवाबन उन्होंने भी इशारे से कहा कि मुझे क्या पता, अलबत्ता दिल के किसी कोने में सुकून सा उतरा था। वो हानिया का मैसेज देकर इसे जवाब देने लगी। इससे फ़ारिग होकर इसने दोबारा इन्हें इशारे से मुतवज्जा किया, पूछो तो सही। उन्होंने इसे ही इशारे किया, जो पूछ लो। वो मुँह बनाती ही खामोश हो गई। ना अगर इतनी फ़िक्र हो रही तो पूछ क्यों नहीं लेती? रोशाने को तशवीश से इसे देखता पाकर तंग आकर वो बोल उठी। इनके यूँ इसके सामने बोलने पर इसकी आँखें फटीं। बेबे इसे सदमे से इन्हें देखा। क्या कब से मेरे साथ इशारेबाज़ी कर रही है? सीधा इसी से पूछ ले। घर वाला है तेरा, कोई शरीक तो है नहीं जो तेरी बोलचाल बंद है। इसकी आँखों में बेयकीनी देखकर उन्होंने इसे घूरा। इसने खुद को कोसा, क्या ज़रूरत थी हमदर्दी जताने की और बेबे मजाल है जो किसी के सामने इज़्ज़त रख जाए। क्या था वो जो पूछ ही बैठी थी? इसे बताना ज़रूरी था कि उसके बारे में पूछ रही है। अगर इसे ज़रा भी ऐसा अंदाज़ा होता कि वो यूँ बोल पड़ेगी तो कभी भी पूछने की गलती नहीं करती। गाज़ी गाज़ी पुत्र बेबे ने इसको नज़रअंदाज करते हुए अपनी लाठी से इसके पाँव को हिलाकर इसे आवाज़ दी। वो जो वैसी खामोशी से आँखें बंद किए लेटा हुआ सोचों में गुम था, बेबे की पहली बात पर आँखें खोल गया था। मगर यूँ ज़ाहिर करने लगा जैसे इसने कुछ सुना ही नहीं। इसको यूँ अपने लिए फ़िक्रमंद होने पर एक लम्हे को गहरी बेयकीनी ने इसे घेरा। इसने बमुश्किल होठों पर आती मुस्कुराहट छुपाई। कुछ देर पहले वाली परेशानी कोफ्त कहीं दूर जा सोई थी। वो इतनी भी मुश्किल भी नहीं थी जितना वो समझा था, मगर नहीं वो उसे समझ ही कहाँ पाया था। क्या हुआ बेबे? इनकी आवाज़ से निपट से कमाल महारत से अपने तासुरात पे काबू पाते हुए आँखों से बाजू हटाकर इन्हें देखा। मुझे कुछ नहीं हुआ, ये तेरी बीवी को ही फ़िक्र हो रही है कि ऐसा क्यों लेटा हुआ है? कब से मुझे इशारे कर रही है कि तुमसे पूछूँ? वो शायद इसे शर्मिंदा करने की ठाने हुए थी, इसलिए इसे एक बार फिर तफसील दोहराने लगी। इसने इसे देखा जो खुद को मोबाइल में मसरूफ़ ज़ाहिर कर रही थी। हम गरीबों के नसीब में हैं जो जनाब को हमारी फ़िक्र हो रही है, मारे खुशी से मर ही ना जाऊँ। इसने मुस्कुराती निगाहें इस पे मरकूज़ की। रुशान ने सर नहीं उठाया, उठाती भी कैसे, गद्दारी वहाँ से हुई थी, जहाँ की इसने तवक्को नहीं की थी। हमदर्दी बहुत महँगी पड़ी थी। कुछ ख़ास नहीं, ऐसे सर में दर्द हो रहा था। इसका खफ़-सर पड़ता चेहरा देखकर इसने मज़ीद कुछ भी उल्टा-सीधा कहने से गुरेज़ करते हुए संजीदगी से जवाब दिया। वो इसे एक नज़र देखकर मोबाइल पे बिलावज़ह ही स्क्रॉलिंग करने लगी।
तू चाय पी लेता, मौसम बदला, ऐसे में तबीयत ख़राब हो जाती है। चल नहीं उठ, कभी इसकी जान छोड़ भी दिया कर, हर वक़्त इसी में घुसी रहती है। जा इसके लिए 1 कप चाय बना कर ला। उन्होंने पहले इसे और फिर रोशानी को मुखातिब किया। कौन मैं? इसने अपनी तरफ इशारा किया। तो क्या अब मैं इस उम्र में बावर्चीखाने में जाऊँगी? उन्होंने तेज़ लहजे में कहा। मैं तारा से कह देती हूँ। क्यों, घर वाला तेरा है या तारा का? अस्तग़फिरुल्लाह यार बेबे, कुछ भी। ग़ज़ा ने नाराज़गी से इन्हें देखा। ये की बात में करे ना, अभी जो जो कहा है वो कर। रोशानी को मुँह पर हाथ रखे हँसता देखकर उन्होंने कहा तो उठकर बावर्चीखाने में चली गई। अब बोल क्या कहता है? इसके जाने के बाद बेबे ने राज़दारी से कहा, ये तो मसला ही नहीं है बेबे, मज़ीद कुछ दिनों में इसे तो किसी न किसी तरह मना ही लूँगा। असल मसला तो आपकी बड़ी बहू है। रोमी ने आज भी बात की है मगर वो किसी तरह मानने को तैयार नहीं है। इसने मायूसी से कहा, अब क्या तकलीफ़ है इसे? पता नहीं। इसने थकन-ज़दा अंदाज़ में सोफ़े की पुष्ट पर सर रखा। वो कुछ समझने वाले अंदाज़ में सर हिला गई। उल्फत बेगम अपने कमरे से निकलकर नीचे आरती के सामने का मंजर देखकर अगला कदम उठाना भूल गए। रुशान बेबे की किसी बात पर खफी से इन्हें देखते हुए खजान को चाय दे रही थी। वो अपने बेटे की आंखों और चेहरे की बेतहाशा चमक और खुशी इतनी दूर से भी साफ देख सकती थी। इनके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभर कर मधुम हुई थी। खजान ने इसे कुछ कहा तो वह सर हिलाती दोबारा बोरचे खाने में चली गई। वो सीढ़ियाँ उतरती इसके पीछे बोरचे खाने में आई। क्या चल रहा है ये? वो पानी का गिलास लिए पलटी तो इनको अपने रास्ते में ऐसा पाया। क्या मतलब? इसने नासमझी से पूछा। मतलब तो तुम मुझे ना समझाओ कि मेरी नाक के नीचे क्या करने की कोशिश कर रही हो। तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी से दोस्ती काट कर यूँ मेरे बेटे के आगे पीछे घूमकर तुम मेरे घर तक पहुँच जाओगी? इन लोगों को अपना हिमायती बनाकर तुम मुझे राम कर लोगी? उन्होंने सुलगती नज़रों से इसे देखते हुए अपनी नफ़रत से इसके कानों में ऊँडेली। वो शदीद ही तो रह गई थी। अच्छी खासी पढ़ी लिखी होकर इतने साल बाहर गुज़ार कर भी वो किसी जाहिल औरत की मानद ज़हर उगल रही थी। इनकी उम्र और रिश्ते का ख़्याल करते उसने गहरी साँस लेकर अपने दिमाग को खौलन को ठंडा करने की कोशिश की। आपको गलतफ़हमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। रुमैसा को मैं मना नहीं कर सकी और ग़ज़ान के सर में दर्द था तो बेबे ने चाय का कह दिया। अगर आपको नहीं अच्छा लगा तो आइंदा ख़्याल रखूँगी। मौजूद ख़्वाह हूँ। इसने तहम्मुल और नरमी से वज़ाहत देते हुए इन्हें टालना चाहा। बस मैं अच्छे से जानती हूँ तुम जैसी लड़कियों को मासूमियत और अच्छाई की आड़ में क्या ऐसा क्या जान गए मेरे बारे में जो आपकी नफ़रत इस इंतहा तक पहुँच गई है कि आप मेरे किरदार को निशाना बनाने पर तुल गई हैं? इनको अपने किरदार तक जाते देखकर इसके सरबड़ ने जवाब दिया। इसकी एकदम से ऊँची आवाज़ पर ग़ज़ान उठकर तकरीबन भागता हुआ किचन बावर्चीखाने में आया जहाँ वो दोनों आमने-सामने खड़ी थीं। मुझे जानती कहाँ हैं आप? अगर जो जानती होती तो इतनी खुशफ़हमियाँ नहीं पालती। आपका घर कोई इतना भी नायाब नहीं है जो मैं वहाँ तक जाने के लिए आपके बच्चों को सीढ़ी बनाऊँगी। अगर चाहूँ ना तो इस जैसे 4 घर ले सकती हूँ। और रहा आपका बेटा, इसके हाथ में पकड़ा गिलास ज़मीन पे दे मारा। उल्फा बेगम उछलकर पीछे हुई। रुशाना ने झुककर काँच का एक छोटा-सा ज़र्रा उठाकर इनके सामने किया। इतना सा भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे आपके बेटे में। आपके बेटे में ऐसे भी सौक़ाब के पढ़ने लगे जो मैं इसे आपसे हथियाने के लिए बकौल आपके घटिया हथकंडे आज़माऊँगी। इसको एकदम से तैश में आने पर उल्फत बेगम फटी-फटी आँखों से इसे देखने लगी। आइंदा मेरे बारे में ऐसे अल्फ़ाज़ इस्तेमाल करने से पहले एहतियात कीजिएगा। ऐसा ना हो कि मैं आपकी उम्र और रुतबा दोनों फरामोश कर दूँ। इसकी ऊँची होती आवाज़ और ख़ज़ान को दरवाज़े पे हक्का-बक्का खड़ा देखकर बेबी भी उठकर बावर्चीखाने में आई। वो पलटकर दरवाज़े की तरफ बढ़ी और कांटदार निगाहों से ख़ज़ान को देखती बाहर निकल गई। वो पूरी बात तो नहीं जान पाए मगर उल्फत बेगम के मूड और उसके तेवरों से इतना तो अंदाज़ा हो चुका था इसकी 8-10 दिन की मेहनत पर पानी फिर चुका है। उल्फत बेगम हूँ करती बाहर निकली। अब ये सीढ़ियों पर ही पहुँची थी कि वो आंधी-तूफ़ान की तरह सीढ़ियाँ उतरती हुई दिखाई दी। बेबी जल्दी से इसकी तरफ बढ़ी। रोशी इस वक़्त किधर जा रही है? बच्चे शाम होने वाली है। बेबे ने इसे दरवाज़े से निकलता देखकर पुकारा। अपनी बहू से पूछ लें, ये अच्छे से जानती है मुझ जैसी लड़कियाँ इस वक़्त कहाँ जाती हैं। वो चबा-चबा कर कहती बाहर निकल गई। मम्मा, ख़ज़ान शिकवा-गना नज़रों से उल्फत बेगम को देखता सरायत से इसके पीछे निकला। बाहर से आती हॉर्न की आवाज़ पर रमशा जो शोर सुनकर नीचे आई थी, भौंकलाकर बाहर भागी। कहाँ जा रही हो यार? बात तो सुनो। रोशा उसे पुकारता हुआ गाड़ी तक आया मगर वो अनसुनी करती गाड़ी तेज़ी से निकाल कर ले गई। दूसरी गाड़ी चौके 7 के पास थी तो वो गेट के बाहर खड़ा होकर लम्हा-ब-लम्हा इसकी दूर होती गाड़ी देखने के सिवा कुछ ना कर सका। वो बेबसी से बालों में हाथ फेर कर रह गया। गाँव से निकलकर इसने साइड पे पड़ा मोबाइल उठाया। वकील साहब जो कि गाँव के ही थे का नंबर मिलाया। बेल जारी थी मगर कोई रिसीव नहीं कर रहा था। इसके 2-3 बार नंबर मिलाने पर अव्वल आखिर कॉल उठा ली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैं रुशाना बात कर रही हूँ। एक काम कहा था आपसे। इसने छूटते ही कहा। वालेकुम सलाम जी, मुझे याद है। दूसरी तरफ से बिना सर पैर के जवाब आया। तो अब तक हुआ क्यों नहीं? इसने तेज़ लहजे में पूछा। दूसरी जानिब खामोशी छा गई।
हेलो, क्या आप सुन रहे हैं? कोई जवाब ना पाकर वो चिल्ला उठी। जी बेटा, मैं सुन रहा हूँ। तो बताइए ना, काम हुआ या नहीं? इसने सामने से आती गाड़ी को रास्ता देते पूछा। बेटा, असल में जिस दिन आपने मुझे अपना काम कहा था, इसके अगले दिन ही मैं आउट ऑफ सिटी चला गया था, इसलिए आपके कागजात तैयार ना कर सका। उन्होंने मोहतात लफ्ज़ों में जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं अभी आपके पास आ रही हूँ। आप अभी बनवाते? इसने स्ट्रिंग घुमाते हुए कहा। नहीं नहीं बेटा, मैं अभी वापस नहीं आया, मुझे मज़ीद 8-10 दिन लग जाएंगे। वो उसकी बात सुनकर बौखला गए थे। मैं जानती हूँ आप गलत बयानी कर रहे हैं, खैर मैं देख लूँगी, खुदाफ़िज़। इसने सर्द अंदाज में कहते ही फ़ोन बंद कर से सीट पर फेंका और गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। शाम ढली थी जब साथ आगाजान इजहार अबसार साहब के साथ डेरे से वापस आया था तो बेबे को परेशानी के आलम में बाहर चारपाई पर बैठे देखा। फिरदौस चची इनको तसल्ली दे रही थी जबकि रुमैसा और रमशा के साथ साथ गजान भी पास खड़े थे। क्या हुआ, आप लोग इस तरह क्यों बैठे हैं? आगा जान ने ताज्जुब से इस वक्त बाहर बैठे देखकर पूछा। शानू पता नहीं कहाँ चली गई है। बेबे ने अपनी आंखें साफ करते हुए आहिस्तगी से कहा। क्या इस वक्त वो कहाँ गई है? क्या हुआ है? इन सबके संजीदा चेहरे देखते हुए उन्होंने ऊपर तले सवालात किए। फिर दो चच्ची ने धीरे से इन्हें सारी सूरत हाल से आगाह किया। उन्होंने मुड़कर इजाज साहब को जिन नज़रों से देखा वो नज़रें चुरा गए। ये बेगैरतों की तरह मुँह छिपाए अंदर कहाँ जा रहे हो? इजहार साहब को खामोशी से जाता देखकर वो गिरजे। आगा जान, मेरी क्या गलती है? वो मिनमिनाए। अगर जो घर में थोड़ा कंट्रोल रखा होता तो यूँ खड़े खिंगराने ना रहे होते। उन्होंने मनमिलाती निगाहों से इन्हें देखते हुए कहा, इसे बाद में देख लेना, पहले कुड़ी का तो पता कर। बड़े गुस्से में निकली है, अल्लाह जाने कहाँ चली गई है। बेबे ने इनको आपस में शुरू होते देखकर कहा। साथ बेटा तुम ज़रा फ़ोन तो करो इसे, हमारा तो उठा ही नहीं रही। रमशा कब से कर रही है? फिरदौस चच्ची ने सास से कहा। मैं करता हूँ। साथ इसका नंबर मिलाने लगा मगर दूसरी जानिब से काट दिया गया। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद इसने कुछ सोचते हुए कोई दूसरा नंबर मिलाया। अंकल, मैं साथ बात कर रहा हूँ। रोशी आपके पास आई है? फ़ोन रिसीव होने पर इसने झट से पूछा। नहीं बेटा, वो नहीं आई मगर इसकी कॉल आई थी। मुझे चौंके तुम मना कर चुके थे इसलिए मैंने इसे टाल दिया। अच्छा, कुछ और नहीं बताया कहाँ जाना है? साथ ने पूछा। इनके इनकार करने पे इसने फ़ोन बंद कर दिया। दोबारा रुशाने का नंबर मिलाने लगा। कहाँ हो? इसने जैसे ही फ़ोन उठाया साथ ने पूछा। भाड़ में आना है। इसने भाड़ खाने वाले लहजे में जवाब दिया। रोशी मम्मा परेशान हो रही है और बेबी भी रो रही है। तुम्हें हमारा कुछ एहसास है? वो बेबे की आंखों से बहता पानी देकर दबे-दबे गुस्से से बोला। दूसरी तरफ रुशाने का पाँव बेख्तियार ब्रेक पर गया। अचानक गाड़ी रुकने की आवाज़ इसने भी फ़ोन पर बाखूबी सुनी थी। ध्यान से, तुम ठीक हो? बेसाख्ता फ़िक्रमंदी से इसने पूछा। रुशाने ने गहरी साँस लेकर खुद को सँभाला। मेरी बात करवाओ। इसके कहने पर साथ ने फ़ोन बेबे को दिया। बेबे, रोशी बात कर रही है, परेशान मत हो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इसने नरमी से कहा। तू कहाँ है? इतनी रात को किधर चली गई पुत्र? मेरी जान निकलने को है, एक काम है, कुछ देर में आती हूँ, आप इत्मीनान रखिए। मुझे कुछ नहीं और ना कुछ करने का इरादा रखती हूँ, एक काम निपटा कर वापस आ रही हूँ। कैसा काम? बेबे का माथा ठनका। आखिर बात होगी। इनको तसल्ली देकर वो फ़ोन बंद कर गई। क्या हुआ? क्या कह रही है? फिरदौस चच्ची ने बेचैनी से पूछा। कह रही है कुछ काम है, आ रही हूँ। भला पूछो ये कौन-सा वक़्त है काम का? बेबे ने सर झटका इससे बात करके और ये सुनकर वो ठीक है, वो पुरसुकून हो गई थी। साथ ने फिरदौस चच्ची को इशारा किया वो इन्हें अंदर ले जाए और खुद भी आगा जान को अंदर जाने का कहा। ग़ज़ान अलबत्ता वहीं दीवार से टेक लगाए खड़ा था। इसने जब सर उठाकर देखा तो साथ इसे ही देख रहा था। ऐसे क्या देख रहे हो? वो फीका-सा मुस्कुराया। जानते हो वो कहाँ गई है? साथ को इसकी हालत पर अफ़सोस हुआ, जो अजीब सूरत-ए-हाल में फँस चुका था और मौजूद परेशानी में आने वाली आफ़त से यकसर अनजान था। कहाँ? इसने चौंक कर पूछा। डाइवोर्स पेपर। इसने दो लफ्ज़ी जवाब दिया। ग़ज़ान को लगा जैसे किसी ने इसके कानों में सूर फेंक दिया हो। क्या बकवास कर रहे हो? वो इस पर चढ़ दौड़ा। तो तुम्हें क्या लगता है वो इस वक़्त क्या तुम्हारे लिए पार्टी का बंदोबस्त करने गई है? साथ ने तंज़ किया। तुम कैसे जानते हो? कुछ दिन पहले ही मुझे वकील अंकल का फ़ोन आया था कि रोशनी ने डाइवोर्स पेपर तैयार करने का कहा है, तो वो क्या करें? मैंने इनको मना कर दिया कि नहीं बना कर देने, अगर दोबारा फ़ोन आए तो टाल जाए। अभी मेरी इन्हीं से बात हुई है, इसी ने इन्हें कॉल की थी तो वो आउट ऑफ सिटी का बहाना बना गए। साथ ने इसे तफ़सील बताई, तो बात टल गई ना? इससे सुकून का साँस लिया। अच्छा, तो क्या शहर के बाकी वकील मर गए हैं? साथ ने दाँत कचकचाए। तो क्या मैं मर गया हूँ? इसने तीखे चितौनों से इसे घूरा, मतलब सब इसे कितना हल्का ले रहे थे। अगर वो खामोश था तो सब इसे कमज़ोर समझते थे। वो साँस भरकर दिमाग ठिकाने लगाने का मौसम इरादा कर चुका था। मतलब? साथ ने आँखें सिकुड़ कर इसे देखा। तुम्हें क्यों बताऊँ? तुम मेरी ज़ौजा हो, ग़ज़ान ने चारपाई पे बैठते हुए इत्मीनान से कहा। पहले एक तो सँभालो, पहली वाली भाव तक तो दे नहीं रही है और दूसरी का शौक चढ़ रहा है। साथ ने भी हिसाब बराबर किया।
तुम दफ़ा हो जाओ, किसी काम के तो हो नहीं। इसने जूते की तरफ हाथ बढ़ाया। अच्छा हुआ तुम्हारे साथ, मैं तो कहता हूँ रोशी तुम्हें और ज़लील करे, बल्कि ज़मीन पर उल्टा लिटाकर नाक से लकीरें निकलवाए। साथ ने इसको यूँ माथे पर आँखें रखते देखकर जलकर कहा, जा जा मैं देख लूँगा। इसने हाथ से उसको दफ़ा किया तो मुँह बनाता अंदर चला गया। आ जाओ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ, गेट की तरफ देखते हुए बड़बड़ाया। तकरीबन 10 बजे वह घर में दाखिल हुआ। साथ की पेशेंट गोई के एन मुताबिक इसके हाथ में फ़ाइल थी। इसने वो फ़ाइल हॉल में बैठी उल्फत बेगम के सामने मेज़ पर छाली। ये ले, अपने बेटे के साइन करवा के मुझे दे दीजिएगा। इसके जज्बात से आ रही आवाज़ पर बेबे ने दहल कर सीने पे हाथ रखा। हॉल में सन्नाटा सा छा गया था। आगा जान ने गहर बरसाती नज़रों से इजहार साहब को देखा। जवाबन वो सर झुका गए। इन सब में ग़ज़ान का इत्मीनान काबिल दीद था। वो सोफ़े पे टांगें फैलाए यूँ जूस पी रहा था, गोया कोई एंटरटेनमेंट शो और वो भी मुफ्त का एंजॉय कर रहा हो। उल्फत बेगम ने एक नज़र इसे और फिर फ़ाइल को देखा। हल्की सी मुस्कुराहट इनके होठों पर दौड़ गई। वो इन सब पर एक नज़र डालती अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि अचानक से पलटी। बल्कि ठहरे, ये बात आज ख़त्म हो ही जानी चाहिए। मैं ही पहले साइन कर देती हूँ। वो मेज़ पर से फ़ाइल उठाती, साथ की जेब से पेन उचक कर एक पाँव ज़मीन पर रखे वहीं खड़ी होकर फ़ाइल खोलने लगी। ख़ज़ान गिलास मेज़ पर रखा एक ही चीज़ में इस तक पहुँचा था। पहले मैं करूँगा, पेपर तुम लाई हो तो साइन मैं करूँगा। शौहर होने की हैसियत से इतना हक तो मुझे भी मिलना चाहिए। उसने मुस्कुराते हुए फ़ाइल इसके हाथ से खींची। बेबे ने बेयकीनी से इसे देखा, वो क्या कह रहा है? उल्फत बेगम जो मुसलसल मुस्कुरा रही थी, इसकी अगली हरकत पे इनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हुआ। वो पेपर्स को फ़ाइल से अलग करके 2 हिस्से में तक़सीम कर चुका था। और देखते ही देखते वो कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बँट चुके थे। ग़ज़ान के इस अमल से बेबे समेत बहुत सो की जान में जान आई। ये क्या बदतमीज़ी है ग़ज़ान! वो उठते हुए गुस्से से चिल्लाए। प्लीज़ मम्मा, मुझे मजबूर मत करें कि मैं आपसे बदतमीज़ी कर जाऊँ। ये मेरी ज़िंदगी है और इसका हर फ़ैसला करने का हक़ मुझे ही होना चाहिए। वो हाथ उठाकर इन्हें टोक किया। वो बेयकीनी से इसे देख कर रह गई। हैरत तो इज़हार साहब को भी हुई थी। कहाँ वो यूँ इनके सामने बोलता था। वो उल्फत बेगम को जवाब देकर इसकी तरफ मुड़ा जो आँखें फैलाए शिद्दत से खड़ी थी। और तुम आज के बाद ये हरकत मत दोहराना। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। लड़ना, झगड़ना, डाँटना या गुस्सा करना है सर आँखों पे, मगर इस हद तक जाना, वरना मैं जिस हद तक जाऊँगा तुम सोच भी नहीं सकती। इसकी आँखों में आँखें गाड़े कागज़ात के टुकड़े इसके हाथ पर रखते हुए इसने सर्द लहजे में कहा। मुस्कुराती आँखों में गुस्सा नागवारी थी। लहज़ा सर्द तो था मगर सख्त नहीं था। उल्फत बेगम जलती-पोती वहाँ से उठ गईं। उम्मीदें समझ गई होंगी। इसको मुँह और आँखें फाड़कर खुद को देखता पाकर ग़ज़ाल ने हाथ बढ़ाकर इसका हल्का-सा मुँह खुला मुँह बंद किया। अपनी इतनी मेहनत को यूँ ज़ाया जाते देखकर इसका दिल चाहा कि वो इसका मुँह नोच ले। कितनी जितनों जतनों के बाद हानि और फ़ाहम को धमाकर इनके वकील से पेपर बनवा कर लाई थी। क्या ऐसे क्या देख रही हो? मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल चाह रहा है कि मेरा मुँह नोच लो। कोई बात नहीं, सामने खड़ा हूँ, कर लो जो करना है। इसने जीन्स की जेबों में हाथ डालते हुए इसे अपने वहाँ खड़े रहने की यकीन दहानी करवाई। इसने तिलमिलाते हुए हाथ में पकड़े कागज़ इसके मुँह पे मारे और पैर पटकती अपने कमरे में चली गई। बस इतनी सी बात थी। ऐसी टेंशन से हौल रहे थे। इसने कंधे उचकाते सबको देखा और जूस उठाकर दोबारा से साहब का शुगल में मसरूफ़ हो गया। बेबे ने तशक्कुर से इसे देखा। चलो शुक्र है तुम अपने बाप पर नहीं गए, वरना इसने तो आखिर ही हुई है। खाना लगवाएँ, भूख लगी हुई है। आगा जान तंज़िया निगाहों से इज़हार साहब को देखते उठ गए। फिरदौस चची ने रमशा और तारा को खाना लगाने का कहा तो रमशा आँख बचाकर खिसक गई। वो नफ़ी में सर हिलाती खुद उठ गई। खाना लगाकर उन्होंने तारा को सबको बुलाने का कहा। वो सबको कहकर आखिर में रोशानिया के कमरे में आई। रोशी, खाना खा लो। इसने दरवाजे से हल्का सा झाँक कर कहा। क्यों? इसने तेज़ नज़रों से उसे घूरा। उमूमन तो लोग भूख लगने की वजह से खाना खाते हैं। अभी तक साइंसदान और कोई वजह दरियाफ्त नहीं कर पाए कि खाना क्यों खाया जाता है, इसलिए कोई और वजह मुझे नहीं पता। जवाब देना तो जैसे तारा पे फ़र्ज़ ही था। बकवास बंद करो, शक्ल गुम करो अपनी। वो धाड़ी। देख लो, रात में उठकर कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि आजकल फिरदौस पे भी किचन को ताला लगवाती है। एक बिल्ली बहुत तंग कर रही है। इसने लापरवाही से कहा। तारा शट अप! वो पूरी कुव्वत से चीखी थी। वापस जाने की बजाय दरवाज़ा बंद करके इसके पास आई। मुझ पे गुस्सा निकालना है तो निकाल लो, मैं बुरा नहीं मना रही, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। अगर यूँ नीचे नहीं जाओगी तो तुम्हारी लंदन ब्लड सांस समझेंगे तुम इनसे डर गई हो, और वैसे भी कब तक खाना नहीं खाओगी या बाहर नहीं आओगी किसी दूसरे की वजह से अपना जी क्यों जलाना। ये तुम्हारा घर है, पूरी शान से रहो। इसने रसानियत से इसे समझाया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इसने दोनों हाथों से कनपट्टियाँ मस लीं। कुछ समझने की ज़रूरत भी नहीं है। तुमने जो फ़ोन पर उल्फत बीबी से वादा किया था पूरा किया। अब जो कुछ भी हुआ है वो इनके बेटे का किया धरा है। तो फिर अपना कहा पूरा कर चुकी। अब वो जाने और उनका बेटा, तुम्हारा अब इस मामले में से कोई लेना-देना नहीं। क्या सर में दर्द हो रहा है? क्या सर में दर्द हो रहा है? दबा दूँ? इसको सर मसलते देखकर इसने पूछा। इसने नफ़ी में सर हिला दिया। एक मशवरा दूँ? इतना कुछ मेरी इजाज़त से बोल ही रही हो ना? इसे इजाज़त तलब नज़रों से खुद को देखता पाकर रुशाने ने मसनूई गुस्से से कहा।
तुम इस मामले से खुद को अलग कर लो, जो चल रहा है चलने दो, ये ऊँट कभी न कभी तो किसी करवट बदल बैठेगा। वैसे भी तुम्हें कौन-सा अभी शादी करनी है जो तुम इस बात को ख़त्म करना चाह रही हो? इससे बिल्कुल ही खामोश हो जाओ। तुम एक बार कागज़ात देकर अपना फ़र्ज़ पूरा कर चुकी हो। अब जो करना होगा वो लोग खुद ही देख लेंगे। वो इस वक़्त मुकम्मल बेबे की ज़बान बोल रही थी। अभी कल ही तो उन्होंने इसे बुलाकर सारी बात बताई थी कि ग़ज़ान ये रिश्ता रखना चाहता है और चूँकि वो रुशाना की सबसे अच्छी दोस्त है तो इसे समझाए और ये भी कि वो वक़्तन-फ़वक़्तन इसका दिल साफ़ करने की कोशिश करें। तारा को इसका ब्रेन वॉश करने का सबसे अच्छा मौका यही लगा। सुन रही हो ना मेरी बात? इसको गुमसुम देकर इसका कंधा झंझोड़ा। अच्छा चल अब उठ मुँह ठीक कर, मुँह हाथ धोकर नीचे आ। जानती है ना बेबे परेशान हो जाती है, शाम को भी रो रही थी, कुछ इनका ख़्याल ही कर लिया कर। वो कहती बाहर निकल गई। बाबा देख रहे हैं अपने ख़ानदान में मुझे फँसाकर खुद दोनों जन्नत की सैरें करते फिर रहे हैं। इसने शिकायती नज़रों से सामने दीवार पे लगी अनवार साहब और ताहिरा बेगम की तस्वीरों को देखा। वो नीचे आई तो ग़ज़ान, रमशाद, साद और रुमैसा नाश्ते में मशगूल थे। चूँकि इतवार का दिन था तो इनके लेट उठने की वजह से सब बड़े नाश्ते कर चुके थे। बस बेबी इनके पास बैठी थी। हॉल में मौजूद उल्फत बेगम पर नज़र पड़ी तो इसका मूड एकदम से ख़राब हुआ। पेशानी पर शिकनों का जाल लिए वो ज़ोर से कुर्सी घसीटकर हरीम के पास बैठी और तारा को नाश्ता लाने को कहा। फूफो मैंने नहीं दूध पीना। हरीम जो मुँह बुसेरे बैठी थी इसको देखकर दुहाई दी। क्यों नहीं पीना? इसने हरीम को आँखें दिखाईं। आप मुझे डाँट रही हैं, मुझे नहीं खाना। इसने प्लेट पर धकेली। चुपचाप नाश्ता करो वरना एक खींचकर थप्पड़ लगाऊँगी। इसने सख्ती से इसे झिड़का। फूफो इसकी आँखों में पहले बेयकीनी और फिर सदमा उभरा। इसकी फूफो इसके साथ ऐसे कैसे कर सकती है? पल में इसकी आँखें भर आईं। मैंने कहा ना सुकून से नाश्ता करो। इसने लुक़मा बनाकर इसकी तरफ किया। कुड़िए तेरा दिमाग ख़राब हो गया है? किसी और का गुस्सा इस पे क्यों निकाल रही है? बेबे ने इसे टोका। वो कोई जवाब दिए बगैर हरीम को घूरने लगी। मुझे नहीं खाना। वो इसका हाथ झटकती उठी। हरीम वापस आओ, वो पीछे से चिल्लाई मगर वो भी इसकी ही भतीजी थी। पलट कर देखना तक गवारा नहीं किया था। बच्ची पे क्यों गुस्सा कर रही हो रोशी? फिरदौस चची ने नरमी से कहा। वो सर झुकाकर नाश्ता करने लगी। प्लीज़ तारा प्लीज़ तुम मेरे लिए दूसरा ऑमलेट बना दोगी? इसमें ऑयल बहुत ज़्यादा है। रुबैसा ने प्लेट इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। क्यों वो तुम्हारी मुलाज़िमा है? इसे और भी बहुत से काम हैं। फ़ारिग नहीं बैठी। अगर नखरे से करने हैं जाकर किचन में खुद बना लो। रुशाना ने तिरछी नज़रों से इसे देखा। मैं नाश्ते में इतना ऑयल नहीं लेती। रुबैसा के तेवर देखते हुए आहिस्तेगी से बोली तो इसने मुँह अचकाए। सॉरी वो आँखों में आती नमी छुपाने को प्लेट पर सर झुका गई। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी चलता है। ख़ज़ान ने आहिस्तेगी से रमशा से पूछा, ओहो! ये पहली बार है। इसने नफ़ी में सर हिलाया। आपका फ़ोन बज रहा है। हरीम की रोटी आवाज़ पर इसने मुड़कर देखा तो वो हाथ में इसका मोबाइल लिए खड़ी थी। आँखें और नाक रोने की वजह से सुर्ख़ हो रही थी। इसके गालों पर आँसू के निशान देखकर इसके गहरे बिलाल ने आन घेरा। इससे पहले कि वो इसे रोटी मोबाइल मेज़ पर रखकर जा चुकी थी। बिस्मा की कॉल देखकर इसने फ़ोन रिसीव करके कान से लगाया। मैंने तुम्हें असिस्टेंट हायर करने के लिए कहा था और तुम खुद भी छुट्टी पर जाना चाह रही हो। मेरे ख़्याल से बहुत हो गया काम, अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए। कल मत आना बल्कि एक काम करो पिछले दिनों की सैलरी और लो और अभी ही चली जाओ। दूसरी जानिब से जाने क्या कहा गया था वो ख़सीले लहजे में बोली। मम्मी मेरा वो मतलब नहीं था। वो इसके गैर मुतवक्किल रवैये और जवाब पे गड़बड़ा गई। व्हाटएवर तुम्हारे पास आज शाम तक का वक़्त है। अगर असिस्टेंट ना रख सके तो कल से तुम्हें भी काम पर आने की ज़रूरत नहीं है, समझी? वो इसके सुने बगैर फ़ोन बंद कर गई। क्या मसला है क्या तुझे? क्यों हर किसी को कारखाने को दौड़ रही है? अब इस बेचारी बच्ची का क्या कसूर है जो इसे झड़क रही है? बेबे ने इसे घिरा। नरमी रास कहाँ आती है? वो बड़बाते कुर्सी से उठी। खबरदार जो तूने इसे नौकरी से निकाला तो वो बड़ी बुरी तरह पेश आऊँगी। खुदा ने अगर तुझे किसी का वसीला बनाया तो तू कौन होती किसी को रोज़गार करने वाली? बेबे ने इसकी पूँछ को खूरते हुए ऊँची आवाज़ में कहा। सुन रही है ना? इसको बिना जवाब दिए जाता देखकर उन्होंने इसे पुकारा। सुन लिया है। वो बिना मुड़े बोलती हुई ऊपर चली गई। रुख कमरे की तरफ था जहाँ इसे हरीम को मनाना था। हर वक़्त करीब रहने का मौका अच्छा है, कोशिश कर लें। बेबे के उठ जाने के बाद रुमैसा ने इसकी तरफ देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, वैसे आइडिया बहुत शानदार है। रमशा चहकी इसे रुमैसा ख़ज़ान के रुझाने के बारे में ख़यालात बता चुकी थी। बस एक बात का ख़्याल रखना, काम के मामले में काफ़ी खड़ूस है। तुम तो फिर दोहरे मुजरिम हो। साथ ने हँसते हुए कहा जिस पर हर वो ठंडी आह भरकर रह गया। इतनी जल्दी आफ़ाक़ के मुकाम पर पहुँच गए हैं। रमशा ने शरारत से हँसते हुए रुमैसा की तरफ देखा तो वो फीका सा मुस्कुरा दी। डोंट वरी यार, आप ही अभी गुस्से में हैं। रमशा ने उसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहा, इस सब में मेरी क्या गलती है? बात गलती की नहीं है, बस वो थोड़ा हर्ट हुई है, इसलिए ऐसा रद्द-ए-अमल दे रही हैं। तुमने देखा नहीं हरीम जो इसकी सबसे लाडली है, इसे डाँट दिया और ये पहली बार है जो वो यूँ गुस्सा कर रही है। कुछ देर तक खुद ही ठीक हो जाएँगी। रमशा के समझाने पर वो सर हिला गई।
इसने कमरे में झाँका मगर वो वहाँ नहीं थी। कुछ सोचकर वह चलती हुई छत की तरफ आई। उमूमन वो इसे डाँट खाकर छत पर ही पाई जाती थी और अब भी इसके तवक्कुह के ऐन मुताबिक वो मुँह फुलाए, आँखों में आँसू लिए, टेडी बियर सीने से लगाए झूले पर बैठी थी। वो खामोशी से चलती हुई उसके पास जाकर खड़ी हो गई। हरीम बार-बार अपनी आँखें रगड़कर आँसू पोंछ रही थी, जो उसकी मौजूदगी से मज़ीद रफ़्तार से बह रहे थे। उसको रोते देखकर रुशाने को नदामत ने आ घेरा। इसको हुचकियों से रोता देखकर इसने बेइख्तियार ही खुद पर लानत भेजी। "हरीम मेरा प्यारा बेटा क्यों रो रहा है?" इसे विचारते हुए इसने झूले पर बैठना चाहा, मगर वही झटके से झूले से नीचे उतरी और एक हाथ की पुश से गाल रगड़ती वहाँ से चली गई। "बेटा बात तो सुनो ना," वो उसको पुकारती उसके पीछे आई मगर अनसुनी करती तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरती बाहर की तरफ बढ़ी। इन दोनों को आगे-पीछे आता देखकर रुमैसा और ख़ाज़ान ने एक-दूसरे को देखा। "ये एक और शो है, आप लोग एन्जॉय करेंगे क्योंकि ये रोशनी आप ही के लिए टफ टास्क साबित होने वाला है।" रमशा ने इनके तासुरात देखते हुए कहा, "हरीम आई एम सॉरी, आई नो मेरी गलती है, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था। पप्पू सॉरी है।" इसको दरवाज़े से निकलता देखकर रुशाने ने इसे आवाज़ दी। इसकी बात पर वो ठहरी और फिर पलट कर चंद कदम चलती उसकी तरफ आई और नम आँखें रोंदी आवाज़ में गोया हुई, "मेरी गलती नहीं थी मगर बिलावजह आपने मुझे डाँटा, थप्पड़ तक मारने का कह दिया और मुझसे इतनी सख्ती से बात की। अगर मेरी गलती होती तो मुझे इतना दुःख नहीं होता।" इसका सदमा ख़त्म होने में नहीं आ रहा था कि इसके फूफो ने इससे बगैर किसी वजह के ऐसा सख्त रवैया अपनाया। रुमैसा और ग़ज़ान की हैरत उरूज पर थी। वो छोटी-सी बच्ची इतना दिल पर ले गई थी। बस गुस्से में कह दिया, "मारा तो नहीं ना और मैं भला क्यों मारूँगी अपनी जान को थप्पड़? तुम तो मेरी लिटिल प्रिंसेस हो, यहाँ आओ मेरे पास।" इसने कहते हुए साथ ही अपनी बाहें फैलाई। कहने और करने में क्या फ़र्क होता है? आज कहा है कल मार भी देंगी। इसने हाथ मारकर बालों को पीछे किया। अब वो रोना-धोना भूलकर रुशाने से दो बुदू लड़ने में मसरूफ़ थी। तख्त पे बैठी बेबे गाल पर हाथ रखे दोनों को देख रही थी। ये दोनों एक-दूसरे के ही काबू आती थी। वो तीनों भी डाइनिंग टेबल पर बैठे मुफ़्त का शो देख रहे थे। "हो गई ना खामोश, मैं जानती हूँ मेरे माँ-बाबा नहीं है ना तो आप तंग आ गई हैं।" इसको बेबसी से खुद को देखता पाकर हरीम कुछ और ही समझी थी। इसे इसका अपना ही डायलॉग दोहराती ये जा वो जा हुई। वो तो बोलकर चली गई थी मगर इसे महसूस हुआ जैसे किसी ने इसे कूड़ा दे मारा हो। वो फटी-फटी आँखों से दरवाज़े को देख रही थी जहाँ से वो बाहर निकली थी। "तकलीफ़ हुई है ना? ऐसे ही हमें भी होती है जब ये जुमला तू बार-बार हमारे सामने दोहराती है। ऐसे ही कलेजे पे हाथ पड़ता है जब तू बिला सोचे समझे हमारी मोहब्बतों को कदमों तले रोंद कर चली जाती है। बेबे ने इसके लट्ठे की मानद सफ़ेद पड़ती रंगत को देखते हुए तासुफ़ से कहा। इसकी बिगड़ती हालत देखकर रमशा उठकर इसकी तरफ आई। रिलैक्स आप ही वो अभी हर्ट हुई है तो इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है। रमशा ने इसका बाजू सहलाते हुए कहा। वो ऐसा क्यों कहकर गई है रमशा? मैं भला क्यों तंग आऊँगी? मेरी जान है वो, ऐसा कैसे कह सकती है? इसने खाली-खाली नज़रों से देखते हुए कहा। इधर आइए देखिए आपको तो पता है वो हर मामले में आपको कॉपी करती है। किसी दिन गुस्से में आपको बोलते सुन लिया होगा तो बोल गई होगी, वरना इसे क्या पता है कि क्या मतलब है इस बात का। आप ये पानी पिएँ और रिलैक्स हो जाएँ, वो आ जाएगी। रमशा इसको डाइनिंग टेबल तक लाई और कुर्सी पर बिठाकर पानी डालकर ग्लास इसके सामने किया। रमजा ठीक कह रही है, तुम फ़िक्र मत करो, वो ठीक हो जाएगी। ख़ज़ान की बुरी किस्मत वो इसको दिलासा दे बैठा। कहाँ जानता था कि तसल्ली देने के चक्कर में इसका गम और गुस्सा ताज़ा कर रहा है। इसकी इस बात पर से एक झटके से सर उठाया। इसने सारे पिलावे की वजह वही तो था। इसके तमाम तर गुनाह पूरी जज़्बात से इसके दिमाग में घूमे। गलत टाइमिंग। रुमैसा ने इसकी आँखों में लपकते शोले देखते हुए सोचा, मेरा मतलब है कि तुम्हारे सख्त रवैये की वजह से वो हर्ट हुई है। बाद में सॉरी कर लेना, वैसे भी इस सब में इस बच्ची का क्या कसूर, तुमने फालतू में इसे झिड़क दिया। इसको कहर आलूद निगाहों से खुद को देखता पाकर इसने वजाहत दी, क्या ठठाई थी इतना कुछ करके किस शान से इसके सामने बैठा इसको तसल्लियाँ दे रहा था, अपने मतलब समझा रहा था। गुस्से ने पूरी शिद्दत से सर उठाया और इसने हाथ में पकड़ा पानी का गिलास इसके मुंह पर फेंका। वो चलकर कुर्सी से उठा। व्हाट द हेल इज़ दिस? अपनी शर्ट और बाल झाड़ते हुए ग़ज़ाल चीखा। आइंदा मेरे मामलात में दखल अंदाज़ी मत करना। उँगली उठाकर इसे वार्न करती वहाँ से उठी। बीवी हो मेरी, तुम्हारे मामलात में दखल देने का हक़ रखता हूँ। नहायत ही बेयकीनी की बात की है, यह किसी भी वक़्त हो सकते हो। इसने मुड़कर इस्तेहाइया कहा, गलतफ़हमी है तुम्हारी, तुम मुझे अभी जानती नहीं हो, बस एक रुख देखा है मेरा, दूसरा ना ही देखो तो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा। रात भी वार्न कर चुका और अब भी कह रहा हूँ, वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, ऐसे तो हज़ारों का भी शिकवा नहीं। इसने अपनी गीली शर्ट की तरफ इशारा किया। धमकी दे रहे हो? इसने अबरूज उचकाया। वो चलता हुआ उसके करीब आकर रुका। जब तुम ऐसी आँखों में आँखें डालते हुए अबरूज उचकाकर बात करती हो तो कसम से बहुत प्यार आता है तुम पर। हॉल में बेबे और रमशा लोगों की मौजूदगी के पेश नज़र इसने सरगोशना लहजे में कहा, ये छिछोरी हरकतें मेरे साथ मत किया करो। वो इसको पीछे की तरफ धक्का देते हुए पलटी। रमशा और रुमैसा को हँसते पाकर वो कुछ कहते-कहते रुक गया।
वो मुड़कर देखे बगैर कमरे में चली गई और ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। बुटीक से तो वैसे ही लेट हो चुकी थी, इसलिए अलमारी खोलकर कपड़े तरतीब देने लगी। नीचे हॉल में बैठे तमाम लोग दरवाज़े की ज़ोरदार आवाज़ पर एक दूसरे की शक्ल देख कर रह गए। क्या बात है, ये छोटी-सी गुड़िया इतनी उदास क्यों बैठी है? रुमैसा ने टहलते-टहलते घर की पिछली तरफ आई तो हरीम को एक पौधे के पास घुटनों पे सर रख के बैठे पाया। इसने ज़रा सा सर उठाकर रुमैसा को देखा, फिर दोबारा अपनी पोज़ीशन में वापस चली गई। तुम नाराज़ हो? रुमैसा ने इसके पास बैठते हुए पूछा। हाँ, मगर अपनी फुप्पो से। इनसे तो मैं भी नाराज़ हूँ, रुमैसा ने कहा तो हरीम इसे हैरत से देखा। क्यों? क्योंकि इसने मुझे भी डाँटा है। वैसे तुम्हारी फुप्पो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इसने मुँह और पल भर में ही हरीम की नन्ही सी पेशानी पर लातादार बल पड़े और चेहरे पे दुःख की जगह गुस्से ने ले ली। आप मेरी फुप्पो के बारे में ऐसा मत कहें। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही, देखो ना तुम्हें भी डाँट दिया। रुमैसा ने इसके तासुरात से मुस्कुराहट दबाई। मैंने कहा ना फुप्पो के बारे में कुछ मत कहें। उन्होंने मुझे डाँटा है क्योंकि वो इस वक़्त गुस्से में थी, वरना वो मुझे बिल्कुल भी नहीं डाँटती। मेरी गलती पर भी नहीं। हाँ, बस स्टडी के मामले में कभी डाँट दें तो बाद में मैं मना लेती हूँ। आपकी मम्मा ने इन्हें बुरा-भला कहा तो इन्हें इतना गुस्सा आ गया। मैं जानती हूँ, मैंने छोटी दादू की बातें सुनी थी। इसका लहज़ा जताता सा था कि आपकी मम्मा की वजह से मेरी पप्पो गुस्से में है, वरना वो ऐसी नहीं है। रुमैसा को खामोश करवा गया। इसे पहली बार एहसास हुआ कि वो इतनी भी बच्ची नहीं है। रुशान इसे अच्छा खासा समझदार बना चुकी है। अच्छा वैसे एक बात बताओ, तुम्हारी पप्पो तुम्हें कैसे मनाती है? चंद मिनट की खामोशी के बाद रुमैसा ने दिलचस्पी से पूछा। अभी तो वो बेबे के पास जाएँगी, कुछ देर इनके पास बैठेंगी, फिर मुझे चॉकलेट्स देंगी, कुछ अच्छा-सा खाने को मँगवाएँगी, ज़ोर-ज़ोर से हग करेंगी और बहुत देर तक गोद में बिठाए रखेंगी। अब की बार इसने आँखें मटकाई, रुमैसा को इसकी नाराज़गी की लंबी होती किस के पीछे की वजह समझने में एक लम्हा लगा था। ये छोटा पैकेट अब नखरे उठवाने के चक्कर में था। तकरीबन 11 बजे वो नीचे आई तो बेबे को हॉल में ना पाकर वो उनके कमरे में आई। वो बेड पर बैठी तारा से कंघी करवा रही थी। वो खामोशी से इनकी गोद में सर रख कर लेटते हुए इनका दुपट्टा मुँह पर रख गए। क्या हुआ, इतनी चुप-चुप क्यों है? बेबे ने इसके बालों पे उँगलियाँ फेरते हुए पूछा। पता नहीं, इसने हौले से जवाब दिया। क्यों फालतू में अपना दिल जला रही है? सब कुछ दफ़ा क्यों नहीं कर देती? बेबे ने इसका उतरा हुआ चेहरा देखते हुए कहा। तारा को जाने का इशारा किया। वो सर हिलाती बाहर चली गई। मैं नहीं कर सकती बेबे, आप देख नहीं रही वो कितनी नफ़रत करती है मुझसे। हालाँकि जब से मैंने होश सँभाला है पहली बार मिल रही हूँ, फिर न जाने वो किस चीज़ की दुश्मनी लगाए बैठी हैं। होते हैं ऐसे कुछ लोग जो छोटी-छोटी बातों को दिल में रखते हैं, फिर सारी ज़िंदगी ना तो खुद सुकून से रहते हैं और ना किसी दूसरे को रहने देते हैं। उल्फत का भी वही हाल है। मैं समझी नहीं, इसने हल्का-सा दुपट्टा सरका कर इन्हें देखा। छोड़ तू इस बात को, मुझे तो तेरी समझ ही नहीं आ रही। तुझे माँ की दुश्मनी तो दिखाई दे रही है मगर इसकी मोहब्बत नज़र नहीं आ रही जो हर वक़्त तेरे आगे-पीछे फिरता है। तू इस बेचारे को किस बात की सज़ा दे रही है? बेबे ने नामहसूस अंदाज़ में अपनी वकालत की कुर्सी सँभाली। छोड़े बेबी, आप नहीं जानती आजकल के लड़कों को, और ये आपका लंदन पलट पोता जाने कितनी लड़कियों से अफेयर होंगे। जितना छिछोरापन इसके अंदर भरा हुआ है, 2-4 गर्लफ्रेंड तो ज़रूर होंगी। इसने दुपट्टा हटाकर मुँह बिगाड़ते हुए ने देखा। ये क्या होता है? बेबे ने नासमझी से इसे देखा तो वो सर पीट कर रह गई। उफ़ बेबे, मेरा मतलब है कि जितनी छिछोरी हरकतें ये करता है लंदन जैसे शहर में जहाँ लड़कियाँ इंतहाई आज़ाद ख़्याल होती हैं, किसी न किसी के साथ तो इसका आँख मटका होगा ना, 2-4 सहेलियाँ भी बनाई होंगी। ऐसा लगता तो नहीं है। बेबे ने उँगली पर हाथ रखकर उँगली रखी, नाक पर उँगली रखी। लगता कोई भी नहीं है, होते सभी हैं। इसने अपनी बात पर ज़ोर दिया। अगर ऐसी बात है तो मैं पूछूँगी इससे, ये कोई बात भलाई है? बीवी के होते हुए पराई लड़कियों से इश्क-माशूक़ी गाँठ रखी है। बेबे की मुकम्मल संजीदगी पर इसने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। वो इसके लिए अच्छा खासा घड़ा खोद चुकी थी। ज़्यादा नहीं तो इतने दिनों के इसके इतना तंग करने का कुछ तो बदला पूरा होगा। अच्छा इससे तो मैं पूछ ही लूँगी, मगर अभी तू अपना मुँह ठीक कर, हर किसी पे गुस्सा करती फिर रही है। जाकर हरीम को देख और वैसा भी मुआज़त कर लेना। क्या सोचेगी वो बच्ची, इतने सालों बाद आई और तूने इसे डाँट दिया। बेबे ने नरमी से कहा तो वह सर हिला गई। मज़ीद आधे घंटे तक वहीं रहने के बाद वो उनके कमरे से बाहर निकली। हॉल में एक ख़ज़ान मौजूद था। कदमों की आड़ पर इसने सर उठाकर देखा तो उसको देखकर मुस्कुराया। जवाबन इसने भी खूबसूरत सी मुस्कान इसकी जानिब उछाली। वो जहाँ था वहीं थम गया। कितनी गैर मामूली बात थी। वो जो सुबह से काट खाने को दौड़ रही थी, अब इसका यूँ मुस्कुराना इसे ज़्यादा हैरत में डाल गया। आँखें फाड़े से खुद को देखता छोड़कर गौर से खाने में खटपट की आवाज़ में से उधर का रुख किया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तारा कहाँ है? रुमैसा को चाय बनाता देखकर इसने पूछा। पता नहीं, शायद बाहर है। इसके मूड की वजह से इसने मुख्तसर से जवाब दिया। तो उसे कह देती वो चाय बना देती। अच्छा तुम हटो, मैं बना देती हूँ। नहीं, मैं बना लेती हूँ, यकीन करो मैं बहुत अच्छी चाय बनाती हूँ। इसने मुस्कुराते हुए से पीछे किया और खुद कतीली में दूध डालने लगी।
इस डिब्बे में बिस्किट है और प्लेट वो प्लेट में निकालो। इसने एक तरफ दीवार में बनी दिलवा अलमारी के ऊपर रखे डिब्बे की तरफ इशारा किया। वो कुर्सी खींचकर उस पे चढ़कर डिब्बा उतार लाई। हरीम की वजह से वहाँ रखे हैं, ज़्यादा खाए तो दाँत के दर्द की शिकायत करती है। चाय में इलायची डालकर रुशाना ने रेक से का कैप उठाकर धोने लगी और रुमैसा खामोशी से बिस्किट निकालकर प्लेट में रखने लगी। क्या तुम मुझसे नाराज़ हो? इसको चुप देखकर रुशाना ने पूछा। इतना तो उसे जान गई थी कि वो ज़्यादा देर जो खामोश रहने वालों में से नहीं थी। नहीं, मैं भला क्यों नाराज़ होंगी? इसने आहिस्तगी से जवाब दिया। मैं जानती हूँ तुम नाराज़ हो, होना भी चाहिए। सुबह मैंने बिला वजह तुम पर गुस्सा किया। आई एम सॉरी। अरे नहीं, इट्स ओके। हो जाता है, इंसान गुस्से में टेम्पर लूज़ कर जाता है। आपको इतना कसूर भी नहीं था। मम्मा की बातों का इतना रद्द-ए-अमल तो आपका भी जायज़ था। रुमैसा ने हमवार लहजे में कहा, ये चाय तैयार हो गई है, तुम प्लेट ले आओ, मैं ले जाती हूँ। इसने दोनों कप उठाकर ट्रे में रखे और ट्रे उठाए बाहर आई। हॉल खाली पड़ा था, खजान उठकर कमरे में जा चुका था। इसने ट्रे टेबल पर रखी और सोफे में बैठकर बोरचा खाने की तरफ देखा, जहाँ से रुमैसा बिस्किट की प्लेट ले आ रही थी।